तो हेलो भाई, आज क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी कक्षा 10th की भूगोल भूगोल वाला मतलब जो चैप्टर है जिसका नाम है, क्या नाम है भाई, क्या नाम हो सकता है, संसाधन है विकास। तो आज अपन भूगोल का जैसे वैसे क्लास 10th में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी को ही भूगोल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे मतलब मिक्स लगते हैं एक ही किताब के अंदर, ठीक है। सामाजिक विज्ञान जिसको बोलते हैं हम, उसके अंदर मिक्स होती हैं। तो ये मत समझना कि भूगोल कोई अलग किताब है भूगोल की, या फिर ये अलग ही सिलेबस से आ रहा है। तो ये सब क्या होता है, इसके अंदर ही मिक्स होता है, ठीक है। तो क्लास 10th भूगोल वाला जो चैप्टर है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास, संसाधन एवं विकास। इस चैप्टर को आज अपन, इस चैप्टर की आज पहली क्लास है तो इसको स्टार्ट करते हैं बढ़िया जोश के साथ। देखो, संसाधन क्या है, सबसे पहले ये समझो कि संसाधन है क्या। संसाधन वह वस्तु है या वह पदार्थ है या फिर वह साधन है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। यानी कि आप जिस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं अपनी दैनिक जीवन में, या जिस पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं, तो वो क्या है, संसाधन है, ठीक है। तो अब इसे और भी आसान भाषा में समझाऊं तो ये मान लो मेरे हाथ में क्या है, पेन है, यानी कि मार्कर है। तो ये क्या है, ये एक संसाधन है क्योंकि इसका उपयोग मैं मेरे दैनिक जीवन में करता हूँ। तो ये क्या हो गया, संसाधन। टेबल, कुर्सी, सब जितने भी इस धरती पे चीज़ें हैं वो क्या है, सारी की सारी संसाधन है। यानी कि संसाधन वह वस्तु, पदार्थ या साधन है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है और जो तकनीकी, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से उपयोगी हो। किस तरह से उपयोगी होती है, तकनीकी रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से उपयोगी होगी, वो क्या है, संसाधन है। यानी कि वह संसाधन कहलाता है। देखो, अब इसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन को समझे। जो वस्तु, देखो परिभाषा, जो वस्तु मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और जिसका उपयोग, देखो, जो वस्तु मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और तकनीकी रूप से और आर्थिक रूप से तथा मतलब सांस्कृतिक रूप से क्या हो, लाभदायक हो, उसे क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। आगे बात समझे। देखो, जो वस्तु मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करे और तकनीकी तथा आर्थिक रूप से उपयोगी हो, वही क्या है, अपना संसाधन। यानी कि उसे संसाधन कहते हैं या फिर संसाधन कहलाता है, ठीक है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो जैसे जल हो गया, भूमि हो गई, वन हो गया, खनिज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जल, भूमि, खनिज, वन और भी जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, मानव हो गया, या और भी मतलब कई प्रकार के जितने भी धरती पे है वो क्या है, सारे के सारे क्या है, संसाधन। जो तकनीकी रूप से और आर्थिक रूप से अगर हमें उपयोगी है तो वो सारे के सारे क्या है, संसाधन है, ठीक है। अब बात करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों का वर्गीकरण, देखो, संसाधनों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने मतलब प्रकार से होता है, 4 प्रकार से। पहला कौन सा, उत्पत्ति के आधार पर। संसाधनों का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से होता है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति किसे लिखा जाता है, हाँ, उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है मेरे भाई। आगे बात समझो। दूसरा अपना होता है समाप्त होने की क्षमता के आधार पर। यानी कि देखो, इन सबसे पता चल रहा है कि किससे रिलेटेड कौन सा साधन है। यानी कि उत्पत्ति के आधार पर जो उत्पत्ति हो रही है, और समाप्त होने के आधार पर। तीसरा कौन सा होगा भाई, तीसरा स्वामित्व के आधार पर, यानी कि जिस पर स्वामित्व है, स्वामित्व के आधार पर। चौथा कौन सा होगा, चौथा
विकास की स्थिति के आधार पर, यानी कि जो विकास हो रहा है उसकी स्थिति के आधार पर, विकास की स्थिति के आधार पर, आगे बात समझिए, यानी कि संसाधनों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो उत्पत्ति के आधार पर, समाप्त होने के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर, और मेरे भाई चौथा है विकास की स्थिति के आधार पर। ये 4 प्रकार के मतलब वर्गीकरण के आधार है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अपनी उत्पत्ति के आधार पर, देखो उत्पत्ति के आधार पे सबसे पहले आता है अपने जैव संसाधन। जैव संसाधन यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज, जैव का मतलब बायोटिक और संसाधन रिसोर्सेज। देखो ये जीवित वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, जो उत्पत्ति के आधार पर जितने भी मतलब संसाधन हैं या रिसोर्सेज है वो सारे के सारे क्या हैं, वो जीवित वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो वन हो गया, ठीक है, पशु हो गया। जैसे वनों से हमें जो भी रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं, यानी कि संसाधन लकड़ी वगैरह, कोयला वगैरह, ये सब किससे, वनों से प्राप्त हो रहे हैं। तो ये क्या है, वन क्या है, जीवित वस्तुओं से प्राप्त होने वाले हैं ना। पशु से हमें खाद गोबर वगैरह मिलता है, दूध वगैरह, ये सब क्या है, पशु के से मतलब रिलेटेड हो गए। और मछली की बात करें, मानव की बात करें, तो ये सारे के सारे क्या है कि ये है जैव संसाधन, यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। अगली बात करें, इसमें आता है एक तो जैव हो गया, दूसरा होता है अजैव संसाधन। अब अजैव संसाधन कौन सा होते हैं, ये निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, यानी कि निर्जीव, एक तो है जैव, एक है अजैव। समझो इसमें क्या है, एक है जैव, एक है अजैव। जो जैव है वो जीवित वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, उसके संसाधन किससे प्राप्त होते हैं, जीवित वस्तुओं से। और जो अजैव है उसके संसाधन हमें निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो जल हो गया, वायु हो गई, मिट्टी हो गई, खनिज हो गया, ये सारे के सारे क्या है, अजैव रिसोर्सेज है, यानी कि अजैव संसाधन है। अब सेकंड अगर बात करें समाप्त होने के आधार पर, ठीक है, समाप्त होने के आधार पर अगर हम बात करें, देखो जो इसमें सबसे पहले आता है वो है नवीकरणीय संसाधन, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, जिनको बार बार मतलब प्राप्त किया जा सके, वो सारे के सारे किस में आते हैं, नवीकरणीय। ओ हाँ, सही। हाँ, समाप्त होने के आधार पर सबसे पहले इसमें आता है नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, जो बार बार हमें प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे सूर्य की ऊर्जा हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं ना, ऐसे तो नहीं है कि एक बार यूज किया दोबारा कभी सूरज उगेगा ही नहीं या फिर सूरज कभी दिखाई देगा ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे मतलब जो संसाधन होते हैं जिनका उपयोग हम बार बार कर देते हैं, जैसे हम हमारे घर में कई बार बट्ठल ले आते हैं तो बट्ठल का उपयोग क्या बार बार नहीं करते, सिर्फ एक बार करके ही छोड़ देते हैं, बार बार करते हैं ना। उसी प्रकार जैसे सूर्य की ऊर्जा है तो ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है। तो ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो क्या होते हैं, इनका उपयोग बार बार किया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैंने बात की कि सूर्य की ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, जल हो गया और वन कैसे मेरे भाई, अगर वन तो समाप्त हो सकते हैं, लेकिन मेरे भाई अगर वनों का संरक्षण किया जाए, उनका बचाव किया जाए, तो वन भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, उनका भी उपयोग बार बार या बहुत बार किया जा सकता है, ठीक है। इसके अंदर एक तो नवीकरणीय आ गया, इसमें दूसरा आ गया बी नंबर पॉइंट लिखो, अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो एक बार समाप्त होने पर जल्दी पुनः प्राप्त नहीं होते। यानी कि मेरे भाई एक तो नवीकरणीय हो गया, नवीकरणीय, और एक कौन सा हो गया, अनवीकरणीय, ठीक है। नवीकरणीय तो मतलब एक बार समाप्त, मतलब बार बार उसे प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अनवीकरणीय में इसे एक बार समाप्त कर देने पर इसे पुनः प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है या पुनः प्राप्त नहीं होते, ठीक है। जो एक बार समाप्त होने पर जल्दी पुनः प्राप्त नहीं होते। उदाहरण के अगर तौर पर अगर हम बात करें तो कोयला हो गया। देखो भाई, आज अगर कोयला समाप्त हो जाए धरती से तो क्या दोबारा कोयला लाया जा सकता है? मैं किस कोयले की बात कर रहा हूँ, जिससे बिजली वगैरह बनती है। ये जो घरों में लकड़ियों से बनने वाला कोयला नहीं है, ठीक है, ये पत्थर के जैसा कोयला होता है, उस कोयले की बात कर रहा हूँ। वो कोयला अगर समाप्त हो जाए तो क्या होगा, दोबारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो वो किस संसाधन के अंदर आता है, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय के अंदर तो हम बार बार उपयोग कर सकते हैं उनका, लेकिन अनवीकरणीय के अंदर हम उसका बार बार उपयोग नहीं कर सकते। पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोल डीजल वगैरह हो गए, अगर ये एक बार समाप्त हो जाए तो इन्हें दोबारा प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है या फिर नामुमकिन सा होगा, ठीक है। प्राकृतिक गैस हो गई, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होने वाली गैस है, अगर यह समाप्त हो जाए तो क्या ये नवीकरणीय है या अनवीकरणीय? सीधी सी बात है, अनवीकरणीय है, क्योंकि इन्हें दोबारा प्राप्त करना मुश्किल है या फिर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर,
यानी कि स्वामित्व के आधार पर। देखो स्वामित्व के आधार पर सबसे पहले बात करें व्यक्तिगत संसाधन, यानी कि अगर स्वामित्व की बात आ गई तो व्यक्तिगत होगा, ठीक है। तो व्यक्तिगत संसाधन, इसमें व्यक्तिगत संसाधन में क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व वाले संसाधन। मान लो कोई ज़मीन है किसी एक ही व्यक्ति की है, मकान है तो किसी एक ही व्यक्ति का है, तो ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे स्वामित्व यानी कि व्यक्तिगत संसाधन है। कुआं हो गया, कोई गाड़ी हो गई, कोई घर हो गया, या फिर मान लो कोई चप्पल हो गए, जूते हो गए, सारे के सारे क्या है भाई, व्यक्तिगत संसाधन है। सामुदायिक संसाधन, देखो व्यक्तिगत से तो हमने ये समझ लिया कि व्यक्ति जो एक ही व्यक्ति का है, और सामुदायिक यानी कि पूरे समुदाय द्वारा उपयोग किए जाने वाले संसाधन। एग्जाम्पल की बात करें तो आपने पार्क वगैरह देखा होगा, सड़क पर चलते हो तो वो सामुदायिक संसाधन है, यानी कि उसका उपयोग सभी लोग करते हैं। तालाब है तो तालाब में भी सभी लोग नहाते हैं, तो मतलब ये सारे के सारे क्या है, सामुदायिक संसाधन। आगे बात समझ में, लिख देता हूँ एक बार, ठीक है। जो सबसे पहले बात की थी हमने इसके अंदर स्वामित्व वाले में व्यक्तिगत, व्यक्तिगत और व्यक्तिगत हो गया, सामुदायिक हो गया, सामुदायिक। और अगला कौन सा आता है भाई, व्यक्तिगत के अंदर हमने बात करी कि एक ही व्यक्ति का है सारा कुछ, है एक ही व्यक्ति का है ना। लेकिन जो राष्ट्रीय संसाधन होता है, यानी कि राष्ट्रीय संसाधन, इसी के अंदर है स्वामित्व वाले में राष्ट्रीय संसाधन। देखो देश के स्वामित्व वाले संसाधन, जैसे रेल हो गई, आप कभी रेल में चढ़े हो तो ये क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है, यानी कि पूरा राष्ट्र इसका उपयोग करता है। लोग आते हैं जाते हैं, सब रेल का यूज़ करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए, जैसे जितने भी मतलब दिल्ली से मुंबई जाने वाली सड़कें वगैरह, और ये सारे के सारे क्या है, देश के स्वामित्व वाले संसाधन हैं, ठीक है। वन हो गए, हमारे कई राष्ट्रीय वन भी है। नदियाँ हो गई, तो ये सारे के सारे क्या आते हैं, किस में आते हैं, राष्ट्रीय संसाधन में, इसमें राष्ट्रीय संसाधन में। अब राष्ट्रीय संसाधन हो गया तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी होगा, जी बिल्कुल होगा। इसी के अंदर आगे होगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जो किसी एक देश के नहीं होते, यानी कि मतलब राष्ट्रीय हो गया जो एक ही राष्ट्र का है, और अंतर्राष्ट्रीय हो गया मतलब बहुत सारे राष्ट्र है, एक राष्ट्र पर तो उसका अधिकार है नहीं। जैसे ये पेन है तो इस पेन पर मेरा अधिकार है, लेकिन यही पेन एक हो और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो तो इस पर सबका अधिकार होगा, यानी कि सभी देशों का अधिकार होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया कि जो किसी एक देश के नहीं होते। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो खुला महासागर, सब उपयोग कर सकते हैं भाई। ऐसा तो है नहीं कि किसी एक ही देश के लोग हैं वो इस महासागर का यूज़ कर पाएंगे। अंटार्कटिक वगैरह हो गए, ये सारे के सारे क्या है, खुले महासागर है। इनका ये सारे के सारे आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में। इनका मतलब किसी एक देश का इन पर कब्जा नहीं होता, सारे देश मिलकर इनका यूज़ करते हैं। आ गई बात समझ में। अब विकास की स्थिति के आधार पर अगला अपना आता है फोर्थ नंबर आता है कौन सा, विकास की स्थिति के आधार पर, ठीक है। विकास की स्थिति के आधार पर अगर हम बात करें, देखो संभावित संसाधन का मतलब समझते हो, जो उपलब्ध तो है लेकिन अभी उनका उपयोग नहीं हो रहा, यानी कि संभावना है, संभावित है कि उपलब्ध तो है लेकिन उनका उपयोग अभी नहीं हो रहा, मतलब इतना उपयोग नहीं हो रहा। जैसे राजस्थान और गुजरात में आपने देखा होगा बहुत तावड़ा पड़ा है, मतलब ज़्यादा ही गर्मी पड़ा है, तावड़ो पड़ा है, धूप, सौर ऊर्जा मतलब ज़्यादा है। लेकिन क्या इस सभी सौर ऊर्जा का उपयोग अभी हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा ना, नहीं हो पा रहा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया भाई संभावित संसाधन। तटीय मतलब क्षेत्रों में पवन ऊर्जा, मतलब पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे पवनें चलती है, यानी कि हवा चलती है, तो क्या उस हवा का उपयोग अभी पूर्णतः किया जा रहा है, या फिर उसका उपयोग सरकार कर रही है या आम नागरिक कर रहा है? नहीं कर रहा ना, इतना नहीं कर पा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तो उसका उपयोग भी काफ़ी कम हो रहा है। यानी कि जो उपलब्ध तो है, जो हमारे पास है, लेकिन हम उसका उपयोग इतना नहीं कर पा रहे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। सौर ऊर्जा हो गई, राजस्थान और गुजरात क्षेत्रों में मतलब सबसे ज़्यादा तेज़ सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो इसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे लाइटें वगैरह, जैसे सौर ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा ये समझते हो, जो सूर्य प्लेट वगैरह से बिजली बनती है, तो उससे सौर ऊर्जा का उपयोग, यानी कि सूर्य का प्रकाश है, उसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन इतना नहीं हो पाता, राजस्थान और जो गुजरात है उन दोनों राज्यों के अंदर इतना इसका उपयोग नहीं हो पा रहा। और तटीय क्षेत्र है उनमें जो हवा चलती है, और हवा के कारण भी बिजली बनाई जा सकती है पवन चक्की के थ्रू, लेकिन उसका उपयोग भी नहीं किया जा रहा,
ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, संभावित संसाधन है। अब बात करें विकसित संसाधन की। देखो संभावित संसाधन की बात कर ली हमने, संभावित और विकसित संसाधन, विकसित, ठीक है। अब विकसित संसाधन से आप क्या समझते हो, जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और जिनका उपयोग किया जा रहा है। आगे बात समझे, मतलब भाई हर चीज़ एक, जैसे सड़कें हो गई तो इनका सर्वेक्षण हो चुका है और इनका उपयोग भी किया जा रहा है, रेलगाड़ी वगैरह हो गई, तो ये सारे के सारे क्या है, विकसित संसाधन है, यानी कि इनका सर्वेक्षण हो चुका है और इनका उपयोग भी क्या हो रहा है, किया जा रहा है, ठीक है। आगे बात समझे। अब बात करें भंडार, स्टॉक, विकसित संसाधन की बात करनी, अब कर ली ना। आगे बात समझे, जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और जिनका उपयोग किया जा रहा है, डेवलप्ड रिसोर्सेज यानी कि विकसित संसाधन। अब बात करें स्टॉक यानी कि भंडार की, तो ऐसे संसाधन जिनका ज्ञान है, भंडार की बात कर रहे हैं हम, ऐसे संसाधन जिनका ज्ञान है लेकिन तकनीक के अभाव में उपयोग संभव नहीं है। यानी कि कुछ ऐसे संसाधन भी होते हैं जिनका हमें मतलब नॉलेज तो है कि हाँ इनका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन कैसे किया जाए ये हमें नहीं पता। तो ऐसे संसाधन भी है, जैसे जल में मौजूद हाइड्रोजन ऊर्जा, जल में जो हाइड्रोजन ऊर्जा है, अब इसका पता है कि हमें मतलब जल के अंदर हाइड्रोजन ऊर्जा है और इसका उपयोग कैसे करें, मतलब तकनीकी रूप से हमें ये चीज़ें मतलब संभव नहीं लग रही, या फिर ये चीज़ें संभव नहीं है। तो सारे के सारे ये किस में आ गई, भंडार यानी कि स्टॉक में। अब बात करें आरक्षित संसाधन, ठीक है, आरक्षित संसाधन। देखो ऐसे संसाधन जिनका उपयोग भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया हो। आरक्षित संसाधन मतलब जिनका आरक्षण किया जा रहा है, जिन्हें सुरक्षित किया जा रहा है, जिन्हें मतलब आगे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे आरक्षित संसाधन है, आरक्षित संसाधन है। देखो आरक्षित संसाधन हर चीज़ हो सकती है मेरे हिसाब से। तो देखो जल है तो जल को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है। और भी कई ऐसे, जैसे अपन कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। घर में कोई वस्तु आती है तो उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है, बिल्कुल रखा जाता है, ठीक है। अब बात करें संसाधनों का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का विकास क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है भाई। देखो संसाधनों का विकास इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो जनसंख्या है वो तेज़ी से बढ़ रही है, मतलब जनसंख्या क्या है, रॉकेट की रफ्तार में बढ़ रही है, ठीक है। अब बात करें प्राकृतिक संसाधन जो है वो क्या है, सीमित है, यानी कि प्रकृति सीमित मात्रा में संसाधन उपलब्ध हमें करवाती है, और जनसंख्या असीमित रूप से बढ़ रही है, यानी कि उसकी कोई सीमा नहीं है। संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जो प्राकृतिक संसाधन है वो मैंने बता ही दिया कि सीमित है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाना बहुत आवश्यक है मेरे भाई, ठीक है। जो अगर आज हम पेट्रोलियम, जल, भूमि चलो छोड़ो, जल हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गए, प्राकृतिक जितने भी संसाधन है, रिसोर्सेज है वो हो गए, तो अगर इनका उपयोग हम आज ही कर देंगे तो क्या फ्यूचर में इन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं, इनका उपयोग कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए भविष्य में मतलब भविष्य की जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए संसाधनों को बचाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। अब बात करें संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के दुष्परिणाम। मतलब हमें लगता है कि अगर हम किसी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं तो उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। तो देखो संसाधनों का जो हम उपयोग कर रहे हैं अंधाधुंध तरीके से, तो उसके दुष्परिणाम भी है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण होता है, वाहनों से पर्यावरण प्रदूषण होता है कि नहीं, वनों की कटाई से पर्यावरण प्रदूषण होता है, बाढ़ आ जाती है और पर्यावरण प्रदूषण होता है। हम घर में कोई प्लास्टिक वगैरह जलाते हैं या फिर प्लास्टिक वगैरह कहीं जलता है तो पर्यावरण प्रदूषण होता है। जल संकट से पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो ये सारे के सारे क्या है, दुष्परिणाम तो है। जैव विविधता का नाश, जलवायु परिवर्तन, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे है भाई संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के दुष्परिणाम। दोबारा से सुन लो इनको, पर्यावरण प्रदूषण, वनों की कटाई, जल संकट, भूमि संरक्षण, जैव विविधता का नाश और जलवायु परिवर्तन। आगे बात समझोगे, ठीक है। अब बात करें सतत विकास। सतत विकास से आप क्या समझते हैं भाई। सतत विकास मैंने थोड़ा सा इसका मतलब मैचिंग पॉइंट बताया था पहले, यानी कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए चीज़ों का उपयोग करना है, यही ना। देखो सतत विकास की परिभाषा समझो, डेफिनेशन।
सतत विकास यानी कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति इस प्रकार करना कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं पर कोई प्रभाव न पड़े। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सतत विकास। क्या कहलाता है? सतत विकास। देखो, भारत में संसाधन नियोजन की अगर हम बात करें तो संसाधन नियोजन क्या है? यानी कि रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। भारत में संसाधन नियोजन, ठीक है। तो संसाधन नियोजन क्या है? देखो, संसाधन का वैज्ञानिक संतुलन और योजनाबद्ध उपयोग करना क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। बोर्ड एक बार भर चुका है तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। देखो, किसी चीज़ को साथ में साथ लिखो, किसी चीज़ को साथ में साथ कैच करो, किसी भी चीज़ को जो सामने बता रहा है उस पर फोकस रखो, तो मतलब दोबारा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। देखो, संसाधन नियोजन है वो क्या है? देखो, संसाधनों का वैज्ञानिक संतुलन और योजनाबद्ध उपयोग करना क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। और भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है भाई? आवश्यकता तो क्यों है? आवश्यकता की अगर बात करें तो संसाधनों का असमान वितरण, यानी कि कोई मतलब फिक्स नहीं है कि किसको कितना उपयोग करना है, जितना आ रहा है लपेटते जाओ, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या, क्षेत्रीय असमानता, पर्यावरण संरक्षण हो गया, आर्थिक विकास हो गया। तो ये सारे के सारे क्या है? भारत में संसाधनों की नियोजन की आवश्यकता है। आगे बात समझें। अब बात करें संसाधन नियोजन के चरण। तो पहला चरण है भाई संसाधनों की पहचान एवं संरक्षण। दूसरा चरण है उपयुक्त तकनीक एवं योजना तैयार करना। तीसरा चरण है योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन करना। और चौथा चरण नहीं है, क्योंकि 3 ही चरण हैं। अगली बात समझ। पहला चरण क्या है? संसाधनों की पहचान एवं सर्वेक्षण। दूसरा चरण क्या है? उपयुक्त तकनीक एवं योजना तैयार करना। तीसरा चरण योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन करना। अब बात करें भूमि संसाधन यानी कि लैंड रिसोर्सेज। देखो, भूमि सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। जो ज़मीन है, जो धरती है, जो हमारी खेती बाड़ी है, वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अब भूमि का उपयोग किस प्रकार करते हैं हम? कृषि में करते हैं, उद्योगों में करते हैं, परिवहन में करते हैं, आवास में करते हैं, खनन में करते हैं, वन में करते हैं। कृषि में कैसे करते हैं? यानी कि हम कृषि वगैरह करते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं। उद्योगों के लिए भी ज़मीनें चाहिए होती है। परिवहन, अगर कोई परिवहन, भैया गाड़ी वगैरह चलाओगे तो वो ऐसे तो है नहीं हवा में उड़ा दोगे, धरती पे ही चलानी पड़ेगी, तो इसके लिए भी ज़मीनों की यानी कि भूमि की आवश्यकता होती है। आवास, घर बनाते हैं अपने, तो घर बनाने के लिए भी भूमि की आवश्यकता होती है। खनिज उगाते हैं खाने के लिए, तो उसके लिए भी भूमि की आवश्यकता होती है। वन वगैरह उगते हैं तो उसके लिए भी भूमि की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इन सभी कार्यों में क्या किया जाता है? भूमि का उपयोग किया जाता है। तो ये तो हो गई आज अपनी पहली क्लास। कल की क्लास कल करेंगे। तो समझो कि बोर्ड के लिए क्या महत्वपूर्ण है, यानी कि क्लास 10 का जो ये टॉपिक था, इससे बोर्ड में कौन कौन से टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है? देखो, सबसे पहले तो सतत विकास की अवधारणा का उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करना, ठीक है। भारत में संसाधन नियोजन के 3 चरण। सौर और पवन ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। कोयला और पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। ये मतलब बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है भैया, समझ लेना, ठीक है। आगे बात समझे। अब महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करें। शब्दावली मतलब उनके डेफिनेशन वगैरह, परिभाषा वगैरह। जैसे संसाधन है, तो संसाधन क्या है? मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली उपयोगी वस्तु है। संसाधन क्या है? मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली उपयोगी वस्तु है। जैव संसाधन, बायोटिक रिसोर्सेज मैंने बात की थी, तो जीवित वस्तुओं से प्राप्त संसाधन क्या है? जैव संसाधन है। अजैव निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त संसाधन क्या है? सारे के सारे क्या हैं? अजैव संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन, बार बार प्राप्त होने वाले संसाधन क्या है? नवीकरणीय है। और अनवीकरणीय मतलब सीमित मात्रा में जो हमें प्राप्त होते हैं वो क्या है? अनवीकरणीय है। सतत विकास की अगर हम बात करें तो भविष्य को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान विकास करना ही सतत विकास है, ठीक है। अब बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी बात कर लेते हैं। इस जो भी मैंने पढ़ाया इस टॉपिक से अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीछे ध्यान दिया, कम दिया, ज़्यादा दिया, मतलब ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन अभी जो बता रहा हूँ उस पर गौर करना। सबसे पहले संसाधन क्या है? संसाधन वह वस्तु है जो मानव की आवश्यकता को पूरा करे और जिसका उपयोग तकनीकी रूप से संभव तथा आर्थिक रूप से लाभदायक हो, वो क्या कहलाती है भाई? सारी की सारी संसाधन कहलाती है। जैव और अजैव संसाधन में अंतर देखो। जैव संसाधन जीवित वस्तुओं से प्राप्त होने वाले, जैसे वन, पशु, कृषि हो गई, या फिर अपने जैसे मान लो
जितने भी सौर ऊर्जा है, वायु है, ये सारे के सारे क्या है? जैव संसाधन है, यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होने वाले संसाधन क्या है? अजैव संसाधन है, जैसे जल, मिट्टी, खनिज। ठीक है। सतत विकास क्या है? देखो, वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार करना कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता से समझौता न हो। ये क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। भारत में संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? मैं ये 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ये आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो भारत में संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? देखो, संसाधनों का असमान वितरण, बढ़ती जनसंख्या, पर्यावरण संरक्षण और संतुलित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए। छोटी सी लाइन है, संसाधनों का असमान वितरण, बढ़ती जनसंख्या, पर्यावरण संरक्षण और संतुलित आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए भारत में संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? तो इतना ही है। ठीक है। अब यह होता है हमारी आज की क्लास समाप्त, और हम अगली क्लास के अंदर क्या पढ़ेंगे वो बता देता हूँ। लैंड यानी कि भूमि उपयोग पढ़ेंगे। भारत में भूमि उपयोग का स्वरूप, भूमि संरक्षण के उपाय, मिट्टी एक संरक्षण के रूप में यानी कि सॉइल एज ए रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल यानी कि मृदा अपरदन, मृदा संरक्षण, ये सारे के सारे जो टॉपिक है वो अपन क्लास 2 में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली क्लास का नोटिफिकेशन जैसे ही क्लास आए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।